हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेईसी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एस राजावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों जुड़ने के लिए। और जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं इंग्लिश टॉपिक के, उनको हम आपके साथ कुछ डिस्कशन करते हैं, उनको लॉजिक्स और सेंस के साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये सेशन भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लॉजिक के साथ क्लियर करने के लिए उस पर्पज से बनाया गया है। उम्मीद है आप सभी को ये जो कंसेप्ट्स हैं क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आगे किसी भी एग्जाम में आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ क्वेश्चंस के साथ में। देखिएगा किस अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को बनाया गया है और कितनी ईजी वे में, कितने अच्छे अप्रोच के साथ आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आप सब इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि कुछ सीखने की चीज़ें हैं तो आप अपने जो भी ग्रुप्स में हैं स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। लेटेस्ट एग्जाम में है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 23 और 22 के कुछ क्वेश्चन ही आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और बहुत ईजी वे में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे, आप खुद देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। ये क्वेश्चन आपका है 23 में पूछा हुआ है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बस आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को मैच कर सकें, एग्री कर सकें। सब्जेक्ट कौन है, मेन इशू यहाँ है कि सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखें। अगर आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप वर्ब से उसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस अप्रोच के साथ एक क्वेश्चन बनाया गया था, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, ये बिटवीन जो होता है दोस्तों दो के बीच में होता है। तो यहाँ दो कौन है, दो है, एक तो ब्रिटेन, एक तरफ तो ब्रिटेन हो गया अकेला, ठीक है, और दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है वो अदर कंट्रीज का है। एक तरफ अकेला ब्रिटेन है, एक तरफ अदर कंट्रीज है, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गया है। तो जब 2 ग्रुप्स की, 2 लोगों की या 2 किसी भी नाउन के बीच की बात की जाएगी तो बिटवीन यूज किया जाएगा, और 2 से ज़्यादा में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम अमंग यूज करेंगे। तो बिटवीन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अच्छा, बिटवीन है क्या? बिटवीन इज अ काइंड ऑफ प्रपोजिशन। बिटवीन दोस्तों एक प्रपोजिशन है और हम अच्छे से जानते हैं कि प्रपोजिशन के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और बाद में जो लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको मैं पिछले 2 दिन से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई सी भी प्रपोजिशन आपको सेंटेंस में गिवन है, एट है, इन है, ऑन है, फ्रॉम है, बाय है, बिटवीन है, अमंग है, अलोंग है, कोई सी भी प्रपोजिशन अगर आपको दी हुई है तो आप समझ जाइएगा प्रपोजिशन के पहले जो लिखा हुआ है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, प्रपोजिशन के बाद में जो लिखा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर एक तरफ ब्रिटेन और अदर कंट्रीज है 2 ग्रुप्स की, और एक उसके पहले जो इसमें लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट। दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास, वो है। तो कंट्रीज ऑफ यूरोप, यहाँ पर भी देखिए ऑफ लिखा हुआ है, इधर यूरोप लिखा हुआ है, यहाँ आर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ब है आपकी, बस इसी को मैच करना है। पहला, क्या आर यूरोप के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर यूरोप को आप सब्जेक्ट लेते हैं तो यूरोप के पहले ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यूरोप ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हम अदर कंट्रीज को सब्जेक्ट के तौर पर मानते हैं तो इनके पहले एंड से ब्रिटेन जुड़ा हुआ है, ब्रिटेन के पहले बिटवीन लिखा हुआ है, यानी प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन कनेक्ट करके सेंटेंस में वर्ब को बहुत दूर कर दिया गया है सब्जेक्ट से। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आर शब्द यहाँ यूज किया गया है, आर स्ट्राइकिंग, ये स्ट्राइकिंग जो चीज कर रही है वो एक्चुअली में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। ब्रिटेन, अदर कंट्रीज, यूरोप नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इन सब के पहले प्रपोजिशन आया हुआ है। यूरोप के पहले ऑफ आया, इसका मतलब यूरोप ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसके पहले जो अदर कंट्रीज है, मान लीजिए इसको सब्जेक्ट मान भी ले 1 मिनट के लिए, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ब्रिटेन और अदर कंट्रीज दोनों एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों भी सब्जेक्ट इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उनके पहले भी क्या आया हुआ है? बिटवीन आया हुआ है। तो प्रपोजिशन कनेक्ट कर करके उसने वर्ब को सब्जेक्ट से बहुत दूर कर दिया है।
ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सके, यही होता है। तो आर एक्चुअली में जो आपकी वर्ब है वो किससे मैच करेगी? आपके कॉन्ट्रास्ट से मैच करेगी। द कॉन्ट्रास्ट इज एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये है इसका सब्जेक्ट। और क्योंकि कॉन्ट्रास्ट सिंगुलर है तो आर लगाने के बजाय आपको इज लगाना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट सिंगुलर है। तो आपका फाइनल आंसर जो हुआ वो हुआ इज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, इसमें कंसेप्ट क्या है? देखो, मेन चीज है कंसेप्ट को समझना। ऐसे क्वेश्चंस तो न जाने कितनी बार आ चुके, आते रहेंगे, एग्जाम्पल्स चेंज होते रहते हैं, और एग्जाम्पल के चेंज होने से कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है, कंसेप्ट अपनी जगह पर स्टेबल है। अब इसमें अप्रोच क्या है? इसमें दो अप्रोच है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है, कौन कौन से प्रीपोजिशंस होती हैं, ये तो आप बेसिकली पढ़ते रहते हैं, एट, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, बाय, विद। ठीक है, आपको उनके नेचर के बारे में जानना होगा, आपको उनके कंसेप्ट के बारे में जानना होगा, आप उनके बारे में जाने कि वो करते क्या हैं। जहां भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज होती है तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि प्रीपोजिशन जहां जहां आया है, एट आया है, इन आया है, विद आया है, ऑफ आया है, फ्रॉम आया है, टू आया है, बिटवीन आया, अमंग आया है। ठीक है, प्रीपोजिशन के आते ही आप समझ जाइए कि उसके पहले जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, यानी कि वो वर्ब से मैच करेगा, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, और जो बाद में आया है वो ऑब्जेक्ट है, जिसके हिसाब से वर्ब फॉलो नहीं होती है। ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट से, क्योंकि एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब का होता है। ठीक, अगर उस कंसेप्ट को भी अगर आप लेकर चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इजी पड़ेगा, आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट के बाद बिटवीन लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रिटेन लिखा हुआ है, एंड अदर कंट्रीज लिखा हुआ है, ऑफ यूरोप, यूरोप की अन्य कंट्रियां, और एक तरफ ब्रिटेन। ये दो ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप्स के लिए बिटवीन आता है, तो उसने बिल्कुल सही किया। प्रीपोजिशन की कोई गलती नहीं है, प्रीपोजिशन बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। जो आर यहां दिया हुआ था, ये आर एक्चुअली में किससे मैच करेगा? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट कौन है? कॉन्ट्रास्ट। इस बीच में जितने भी वर्ड्स आए हैं आपके, ब्रिटेन आ गया, यूरोप आ गया, अदर कंट्रीज आ गई, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने का मामला है। ये सब प्रीपोजिशन से कनेक्टेड थे। यूरोप के पहले ऑफ लिखा हुआ था, अदर कंट्रीज और ब्रिटेन के पहले बिटवीन लिखा हुआ था। ये सब चीजें आपका ऑब्जेक्टिव केस का काम करती हैं। समझ में आया आपको? सब्जेक्ट कौन है? कॉन्ट्रास्ट। इसलिए हम सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करेंगे, तो कॉन्ट्रास्ट सिंगुलर है, आर के बजाय इज यूज करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रीपोजिशंस का क्या रोल है। मेन इसमें जो कंसेप्ट है वो प्रीपोजिशंस के प्लेसमेंट से सेंटेंस में आने वाले इफेक्ट के बारे में है। ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एक बार देख लीजिए, इजी ही पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, फिर से एक बार सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। सब्जेक्ट देखिए और उससे उसकी वर्ब को मैच करने की कोशिश कीजिए। Each of the girls have given an impressive dance performance। अगर मैं इसको क्लियर करूं, जिस वर्ड के एंड में ANCE आता है वो नाउन होता है। हालांकि डांस भी वर्ब और नाउन दोनों हैं, मैं इसको नाउन भी कह सकता हूं, वर्ब फिलहाल जरूरत है नहीं इसकी। लेकिन एक नाउन के पहले जब दूसरा नाउन आता है तो वो फंक्शन किसका करता है दोस्तों? एडजेक्टिव का करता है। और इम्प्रेसिव जो होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। IVE वाला जो वर्ड होता है, जैसे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल एन दिया हुआ है, या फिर ये मान लीजिए कि आर्टिकल से लेकर के नाउन के बीच में आने वाले हर शब्द को आप एडजेक्टिव कहोगे, तो ये सारे एडजेक्टिव है। अगर मैं इसको इम्प्रेसिव की जगह इम्प्रेसिवली लिखता, क्या लिखता? इम्प्रेसिवली, तो वो शायद गलत हो जाता। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक वर्ब आई है हैज़, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी टेंस का जो वर्ब फॉर्म है वो बिल्कुल सही है। अब हैव को देखना पड़ेगा, गर्ल्स के अकॉर्डिंग हैव सही है क्या? बिल्कुल सही है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग हैव सही है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया था, अगर आप इस नियम को याद रखेंगे दोस्तों, लाइफ टाइम आपके न जाने कितने क्वेश्चंस में ये आपकी हेल्प करेगा, बिलीव मी। और वो है प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट। इसमें वही कंसेप्ट एक बार फिर से आपको दे दिया।
ऑफ दिया हुआ है, गर्ल्स के पहले ऑफ। देखो गर्ल्स को हम सब्जेक्ट मान सकते थे और गर्ल्स के अकॉर्डिंग हैव बिल्कुल सही भी था, क्योंकि एक से ज़्यादा लड़कियां हैं तो हैव आएगा, हैज़ नहीं आ सकता। लेकिन क्योंकि गर्ल्स इसका सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये इस सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है। ये मुझे कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है? एक्चुअली में ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीज़ें किसका फंक्शन करती हैं? ऑब्जेक्ट का फंक्शन करती है। और उसके पहले आने वाला शब्द किसका फंक्शन करता है? सब्जेक्ट। यानी ईच, जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ईच एक प्रोनाउन होता है दोस्तों, ये इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। ईच सिंगुलर होता है, इसलिए इसकी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। दैट मीन्स ईच के अकॉर्डिंग आप अगर चलेंगे तो हैव के बजाय आपको क्या लिखना होगा? हैज़ लिखना होगा। यही आपका आंसर है, हैव के बजाय हैज़ लिखिएगा। इसमें एक बार फिर से एग्जामिनर ने आपको वही प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट दे दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हम इसी तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। वही प्रीपोजिशन के लेफ्ट और राइट वाली चीज़ों को देख लीजिए। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, ईच इसका सब्जेक्ट है, गर्ल्स इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ बीच में प्रीपोजिशन है, और आगे जो वर्ब है हैव, वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि गर्ल्स सब्जेक्ट है ही नहीं, गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन उसके पहले दे रखी है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? ईच। ईच एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सिंगुलर को इंडिकेट करता है, दैट मीन्स योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ऑब्वियसली द वर्ब विल बी सिंगुलर, तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर होगी। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक बार फिर से इसको देखिए, आपको सेम चीज वापस मिलेगी। ये सभी एग्जाम्पल्स 23 के हैं दोस्तों, 23, 22 के जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं। दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो दून वैली है वो इसकी लाइट, जो बड़ी सुंदर लाइटें हैं, अच्छी लगती हैं जब हम नाइट के टाइम पर किसी माउंटेन से इसको व्यू करते हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर से वही कंसेप्ट है, दून वैली इसका सब्जेक्ट है बिल्कुल, विद एक बार फिर से क्या आ गया? प्रपोजिशन आ गया। ऑल इट्स लाइट्स, ये ऑल इट्स लाइट इस समय किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाली चीज़ें ऑब्जेक्ट और पहले वाली सब्जेक्ट। ऑल इट्स लाइट, इसकी सारी लाइट। देखो ऑल एक एडजेक्टिव होता है, इट्स एडजेक्टिव होता है, तो नाउन कौन हुआ? लाइट्स होती है। तीनों की तीनों एक साथ आएंगे, ठीक है। अब देखो लुक, ये आपकी वर्ब है, लुक ब्यूटीफुल, ये आपकी वर्ब है। ये वर्ब इस समय क्या है? प्लूरल है। तो हमें ये देखना होगा कि वर्ब सब्जेक्ट से मैच करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। द दून वैली जो लिखा हुआ है दोस्तों, दून वैली एक ही है, और दून वैली को ही मैं सब्जेक्ट क्यों बना रहा हूं? लुक एक प्लूरल वर्ब है, और यहां आपको सिंगुलर की जरूरत है, तो आपको वर्ब में सिर्फ क्या करना है? एस ऐड करना है, जिससे ये क्या हो सके? सिंगुलर हो सके। बस काम खत्म। दून वैली आपका जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली में सिंगुलर है, क्योंकि वैली एक ही है, घाटी एक ही है जिसका नाम दून है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके एंड में क्या मिलता है? एस मिलता है। इज हो गया, वॉज हो गया, डज हो गया, हैज़ हो गया, प्लेज हो गया, ईट्स हो गया, राइट्स हो गया, ठीक है। जिसके एंड में एस लगाओगे वो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अब इसका सब्जेक्ट दून वैली क्यों है? ऑल इट्स लाइट्स क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि अगेन वही कंसेप्ट आ गया, इसके बीच में विद आ गया। विद क्या है? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, तो दून वैली के अकॉर्डिंग जो है आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी। लुक जो है प्लूरल है, उसमें एस लगाते क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका लुक्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आपको। देखो एक बार बार वो चीज़ पूछी जा रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एग्जामिनर न जाने कितने तरीके से एक ही चीज़ को आपसे पूछ लेता है। प्रपोजिशन का जो कंसेप्ट है कई तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स अलग होंगे, ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा। प्रपोजिशंस चेंज हो सकती हैं, यहाँ पर विद आया, कहीं पर एट आएगा, कहीं पर इन आएगा, कहीं पर अलोंग विद आएगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा।
ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। नंबर 4 सेंटेंस है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। 10 किलोमीटर एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस होती है और उसे कवर करने के लिए बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर अ चाइल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑन फुट। पैदल कवर करना एक बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो यही चीज़ कह रहा है कि 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी होती है। टू कवर ऑन फुट, कि उसको हम पैदल चलकर कवर कर पाएँ। हम का मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है। फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलकर कवर करना मुश्किल होता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लॉन्ग देखिए 10 किलोमीटर्स ये आपका सब्जेक्ट है और किलोमीटर्स में एस लगा हुआ है जो प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। उस हिसाब से अगर आप आर देखोगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कंसेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करो। कुछ और हो रहा है, यहां पर आर नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर इज आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने 10 किलोमीटर को क्या बना दिया, एक यूनिट बना दिया, एक लॉन्ग डिस्टेंस के फॉर्म में आपको ये बता रहा है। 10 किलोमीटर को एक लॉन्ग डिस्टेंस बता दिया। तो आप याद रखिएगा डिस्टेंस, अमाउंट, ठीक है, वेट और टाइम, ये एज अ यूनिट जब आएंगे, एज अ यूनिट जब आएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। ये जब यूनिट की तरह आएंगे दोस्तों तो सिंगुलर सब्जेक्ट का फंक्शन करेंगे। याद रखिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वैसे देखा जाए तो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्लूरल होता है। ठीक है, अमाउंट है 5,000, 10,000, 20,000 रुपीज़, ये प्लूरल वर्ड है। वेट है 50 किलोग्राम्स, 20 किलोग्राम्स, या फिर आप ले लीजिए लास्ट में आपका दिया हुआ है टाइम 10 ईयर्स, ठीक है, 5 मंथ्स, ठीक है, 15 डेज, ठीक है, 20 आवर्स। ऐसे आप प्लूरल टाइम को ले लीजिए, डिस्टेंस को ले लीजिए, वेट को ले लीजिए और अमाउंट को ले लीजिए। लेकिन ये प्लूरल नहीं होंगे अगर इनको यूनिट बनाया जाएगा। अगर इनको यूनिट के तौर पर आपको दिखाया जाए कि 20 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, सही सेंटेंस, आर नहीं आएगा क्योंकि उसने एक लॉन्ग टाइम उससे शो किया है। ठीक है, 50 किलोग्राम्स इज ए हैवी वेट, ये भी यूनिट बन गया। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यूनिट बन गया। ए लॉन्ग डिस्टेंस बना दिया यूनिट के रूप में। ठीक है, इस तरह से। तो यूनिट जब किसी भी टाइम, वेट, आपका अमाउंट और डिस्टेंस का बनाया जाएगा तो वो सिंगुलर का फंक्शन करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगुलर का फंक्शन करेगा। वही था, यहाँ पर आर की जगह इज आया क्योंकि हमने 20 किलोमीटर्स को जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में आपको शो किया। ठीक है, तो टाइम, वेट, डिस्टेंस और अमाउंट जब यूनिट की तरह आएगा दोस्तों तो सिंगुलर वर्ब इसलिए आएगी क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। देखो इसमें डिग्री वाला चीज चेक कर लो एक बार। लार्जर, लार्ज प्लस ER जो कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, उसके साथ देन आता है, बिल्कुल सही है। डिग्री के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ विजिटर्स, ये प्लूरल लेकिन ऑब्जेक्ट है, याद रखना, बीच में ऑफ आ गया है। ठीक है, ये आपका द नंबर एक सिंगुलर वर्ड है और ये इसमें प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये वाला जो भाई साहब है ऑब्जेक्ट हो गया और इसके पहले आने वाला क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द नंबर अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है एक निश्चित संख्या, एक एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसकी बात करते हैं।
तो यहाँ पर वर के बजाय जो है आपको लिखना होगा वॉज। ठीक है, ए नंबर अगर आप लिखेंगे ए नंबर, तो ए नंबर ऑफ जो होता है दोस्तों वो एक एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर्स होता है। इसके बाद नाउन और आपकी वर्ब दोनों ही प्लूरल आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं द नंबर की बात करूं दोस्तों, अगर मैं द नंबर की बात करूं, ये नंबर ऑफ के बजाय ये एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। अगर मैं इसके बजाय द नंबर लिख देता हूं, ठीक है, द नंबर, बहुत क्लोज हैं ये दोनों एक दूसरे के, द नंबर। तो अगर मैंने द नंबर लिखा, ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन अगेन प्लूरल होगा, और आगे चल के जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि द नंबर सिंगुलर होता है। ये बहुत क्लोज हैं दोनों रूल्स एक दूसरे के, बहुत क्लोज है। ए नंबर ऑफ एक एडजेक्टिव है, द नंबर ऑफ आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, न्यूमरल जो नाउन होता है, नंबरल नाउन जो नंबर को शो करता है, न्यूमरल नाउन कह सकते हो आप उसे, नंबरल नाउन कह सकते हो, वो नाउन की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट का काम ये करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है प्लूरल, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जबकि द नंबर ऑफ में ऑफ वाला रूल लगेगा, वेट, द नंबर ऑफ के अंदर कौन सा रूल लगेगा? ऑफ वाला रूल लगेगा। ऑफ के बाद वाला नाउन जो है आपका वो ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो भाई साहब ये क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो आपकी वर्ब जो है द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वही चीज़ मैंने की थी। द नंबर ऑफ विजिटर्स, विजिटर्स एक से ज़्यादा थे तो वर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसके बीच में ऑफ आ गया, ऑफ आ गया तो मेरा सब्जेक्ट कौन बन गया? द नंबर बन गया। द नंबर जो होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल नाउन है ये, और ये सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने वर की जगह क्या लगा दिया? वॉज लगा दिया। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी अप्रोच के साथ आप छोटी छोटी चीज़ों को जमा कीजिए। एक एक ईंट जमा करके बिल्डिंग जिस तरह से बनती है, अचानक से सब कुछ नहीं बदलता है। इट टेक्स टाइम्स टू बी अ ग्रेट पर्सन। बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, सो फोकस ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। आपको और मुझे दोनों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इसलिए हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। हर एक कंसेप्ट, हर एक लॉजिक जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है या फिर आप बुक्स में से पढ़ रहे हैं, वो आपके कब और कहाँ काम आएगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे क्लियर कर लिया है तो आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए, 100% वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ आपको काम जरूर आएगी। हर एक कंसेप्ट आपके लाइफ में ऐड ऑन होता जाएगा और वो आपको कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो एग्ज़ाम के लिए है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन बड़े काम के हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में इनका यूटिलाइज करेंगे। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही है। वैसे तो सारे क्वेश्चन हमने PYQ ही लिए हैं, प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम से ही उठाए हुए क्वेश्चन से ये, तो इनके ऑथेंटिकेशन के बारे में कहीं कोई डाउट नहीं है। 100% एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ, डिपेंड करता है हमारे सोचने पर, हम किस लॉजिक के और अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बस यही एक चीज़ मायने रखती है। तो क्वेश्चन आपका आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आपका सामने है। वी वॉच्ड, हमने देखा, द वर्कमैन, किसको? जो कारीगर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, टू रिपेयर, क्या करते हुए देखा? रिपेयर करते हुए देखा। किस चीज़ को रिपेयर करते हुए? टाइल्स को रिपेयर कर रहा था। कहाँ पर? किचन में, यानी किचन की जो टाइल्स हैं उनको रिपेयर करते हुए हमने जो है वर्कमैन को देखा। वर्कमैन एक से ज़्यादा हैं। देखिए,
तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट वी है और यहाँ जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, आज अच्छा पास्ट टेंस क्यों आया क्यों नहीं आया, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है ये, लेकिन ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि कुछ और तो गलत नहीं है। हम प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। द वर्कमैन, ठीक है, उसके बाद ये इसमें वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। टू रिपेयर, हम 2 दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं, आपको शायद ध्यान भी होगा। और आप गौर से देखिए कि हर एक पैटर्न में कल जो हमने क्वेश्चन करवाए थे वो किसी और एग्ज़ाम के करवाए थे, आज हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो किसी और एग्ज़ाम के करवा रहे हैं। इससे डे बिफोर पहले जो हमने करवाया था, ठीक है, उस समय किसी और एग्ज़ाम के क्वेश्चन। हम अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको ला रहे हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, हर जगह कहीं ना कहीं पुरानी कोई ना कोई चीज़ 100% कनेक्ट हो रही है। ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पिछले 2-3 क्लासों में आप देख सकते हैं, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखेगा। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। 2+ वर्ब फर्स्ट जो कि इन्फिनेटिव होता है, मैं इसको लिख देता हूँ अभी। 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। 2+ वर्ब फर्स्ट बिल्कुल सही होता है वैसे। द टाइल्स ऑफ द किचन, ये दोनों नाउन है, ऑफ बीच में आ गया, लेकिन अब आगे वर्ब आ नहीं रही है तो वो वाली चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद यहीं कहीं प्रॉब्लम है या फिर वर्ब में कोई प्रॉब्लम है। हमने देखा वर्कमैन को टू रिपेयर। अब आपको ध्यान रखना होगा, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। लुक, वॉच, फाइंड, नोटिस, हियर, ये कुछ वर्ब मैंने लिखी हैं। ठीक है, इन वर्ब के साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये बात जरूर याद रखिएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर की कई एग्जाम्स में ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर के किसी न किसी पेपर में, हर एग्ज़ाम के किसी न किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर मिलेगा ये क्वेश्चन। ये बस कुछ वर्ब हैं जो मैंने आपके सामने लिखी है। लुक हो गया, हियर हो गया, नोटिस हो गया, फाइंड हो गया, ठीक है, इस तरह की। तो इनके साथ में आपको क्या नहीं करना है, वही नहीं करना जो उसने कर रखा था अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू इन्फिनेटिव, ये यूज़ नहीं होगा। या तो वेर इन्फिनेटिव यूज़ होगा, यानी कि ओनली वर्ब फर्स्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है वर्ब के साथ आईएनजी जो जीरेंड फॉर्म की वर्ब होती है उसे यूज़ कर सकते हो। या तो वेर इन्फिनेटिव यूज़ करें विदाउट टू, ओनली वर्ब फर्स्ट, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करें जो कि जीरेंड होता है। ठीक है, तो इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, आपके काम आए शायद। इसको हम वेर इन्फिनेटिव कहते हैं दोस्तों, जब विदाउट टू के साथ में वर्ब आती है। इसे वही इन्फिनेटिव का ही रोल है ये भी, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं जीरेंड। ये दोनों सही होते हैं। एक बार वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ दे रखा है वॉच और यहाँ दे रखा है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही गलत है दोस्तों। यहाँ पर या तो आप लिखें रिपेयर, एक ऑप्शन तो ये है, या फिर दूसरा ऑप्शन है रिपेयरिंग, जीरेंड। ये 2 ऑप्शंस आपके सही हैं। ठीक है, या तो ये लिखें या फिर ये लिखें, या तो वेर इन्फिनेटिव यूज़ करें या फिर जीरेंड यूज़ करें। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कुछ वर्ब हैं जिनके बाद आप इन्फिनेटिव यूज़ नहीं कर सकते, या तो वेर इन्फिनेटिव यूज़ करें विदाउट टू, या फिर जीरेंड यूज़ करें। ठीक है, ये रही आपकी वो वर्ब, देख लीजिए एक बार। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या समझ में आ रहा है आपको। He allowed his son, उसने अपने बेटे को अलाउ किया टू ड्राइव, क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए। बट ही वॉर्न हिम, लेकिन उसने उसको वॉर्न भी किया, किसके लिए, ऑफ द डेंजर, खतरे से, कि भाई ड्राइविंग कर लो आप, कोई इशू नहीं है। उसने उसको अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, बट साथ साथ उसने उसको वॉर्न भी किया
कि भाई ड्राइविंग इट्स रिस्की, ठीक है, सम टाइम इट मे बी अ ग्रेट रिस्क, कभी कभी बहुत बड़ी रिस्क भी हो जाती है, इसलिए बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो कॉशियस रहें, सावधान रहें। चलिए देखो सेंटेंस में क्या है दोस्तों, ही जो कि सब्जेक्ट है, अलाउड जो कि वर्ब है, हिज सन जो कि ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब सेकेंड फॉर्म की है जो किसको इंडिकेट कर रही है, पास्ट को इंडिकेट कर रही है। ओके, टू ड्राइव एक इन्फिनेटिव वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है, हालांकि इक्विवेलेंट टू नाउन वर्क करता है, बट कंजंक्शन है, ही अगेन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अब की बार फर्स्ट फॉर्म में है, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है और डेंजर नाउन है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया सेंटेंस का कंप्लीट। देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ हम सेंटेंस को एक बार गौर से देखिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर कोई सेंटेंस डबल क्लास का है, एक ही सेंटेंस दो क्लास का, अगर पहले पार्ट में पास्ट टेंस यूज हुआ है दोस्तों, तो होपफुली ऑब्वियसली दूसरे सेंटेंस में भी आपको पास्ट ही यूज करना पड़ेगा। ये गोल्डन रूल है। अगर किसी सेंटेंस के, देखो हम रूल्स वगैरह सब पढ़ लेते हैं, टेंस के रूल्स भी पढ़ लिए हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे रूल्स पढ़ दिए, डेली, नेवर, एवर, सेल्डम, सम टाइम, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, बहुत सारे शब्द हमने पढ़ लिए। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठते हो तो मुझे आप प्रैक्टिकली बताना कि इनमें से कितने रूल्स आपके डायरेक्टली काम आ जाते हैं। बहुत कम, क्योंकि वो एग्जाम पेपर हम भी देखते हैं। तो एक्चुअली एग्जामिनर जो होता है वो क्रैमिंग वाली चीज़ों पर फोकस नहीं करता। आप जो रट के आए हो, यानी कि डेली, नेवर, एवर, सेल्डम, सम टाइम, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऐसे वर्ड्स के बेस पर वो क्वेश्चंस बहुत कम बनाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, लॉजिकल थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें फैक्ट नहीं, इसमें लॉजिक है, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। आइंदा कभी भी भविष्य में जो कोई एग्जाम दो, आप इस कंसेप्ट को जरूर यूज करिएगा और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। इट्स अ गोल्डन रूल ऑफ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का गोल्डन रूल है। इफ द सेंटेंस हैज टू क्लासेज, अगर किसी सेंटेंस के डबल क्लासेज हैं एंड द फर्स्ट क्लास ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन पास्ट, और अगर सेंटेंस का पहला क्लास यानी कि फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में दिया हुआ है, नेचुरली द सेकेंड क्लास और द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी इन पास्ट। इफ द एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट इट मस्ट बी एंडेड इन पास्ट। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो पास्ट में ही एंड होगा। ये गोल्डन रूल होता है। उसी एक्शन को, अब देखो, उसने अपने बेटे को अलाउ किया, पास्ट में किया ड्राइव करने के लिए, फिर उन्होंने उसको चेतावनी दी, तो भाई जब ड्राइव करेगा, ड्राइव करने के लिए जब उन्होंने परमिशन दी थी उसी समय उन्होंने उसको वार्न भी किया था। ये दो एक्शन एक साथ ही हुए हैं, ये एक टाइम में ही हुए हैं। ड्राइविंग की परमिशन पास्ट में दी, अलाउड, और जो वार्न किया वो भी पास्ट में ही किया। तो जब पहला क्लास आपका पास्ट का है तो दूसरा क्लास ऑटोमेटिकली किसका होगा, पास्ट का होगा। ये गोल्डन रूल आई होप आप सब अब भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे। ये याद रखिएगा दोस्तों, जिस सेंटेंस के दो क्लासेस होती हैं, अगर फर्स्ट क्लास पास्ट का है तो सेकंड क्लास ऑटोमेटिकली किसका होगा, पास्ट का होगा। पहला पास्ट में शुरू हुआ है तो दूसरा पास्ट पर एंड होगा। तो वही चीज यहां हो गई। उसी चीज का हमने ध्यान अगर दिया हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। वार्न जो दिया हुआ है वो गलत है दोस्तों, क्योंकि यहां अलाउड जो कि पास्ट की वर्ब है, उसी हिसाब से वार्न, आपको वार्न के बजाय क्या लिखना होगा, वार्न लिखना होगा, सेकेंड फॉर्म। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं है। जैसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको एग्जाम में दिया था सेम चीज एज इट इज आपके सामने थी। और देखो कितना इजी कंसेप्ट था दोस्तों कि सेंटेंस के अगर दो पार्ट से, पहला पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, आज के सेशन का पॉसिबली ये लास्ट सेंटेंस है, और इस लास्ट सेंटेंस में भी आपने जो प्रीवियस क्लासेस में यहाँ सीखा है उसी के बेस पर बनाया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको
जो 20 सेकेंड्स मिलते हैं एग्ज़ाम में, उससे भी कम टाइम में आप इसको 1 सेकेंड के अंदर, एक झटके में आप इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कॉमन एरर्स जो होते हैं वो कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, उनको रूल्स लॉजिक्स फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए होते हैं, आपके लॉन्ग टर्म याददाश्त करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। एक्चुअली देयर आर नो रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स टोटली डिपेंड ऑन सेंस एंड लॉजिक। जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, वो टोटली डिपेंड्स ऑन लॉजिक एंड सेंस, नो रूल्स। वो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, हमारी सहूलियत के लिए वो बनाए गए थे कि हम इसको लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा याद कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए, लॉज एंड रूल्स एंड के साथ में दो आपकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये दोनों मिलकर के इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, ये दोनों आपका सब्जेक्ट है। आर, क्योंकि लॉज एंड रूल्स हैं, आर इसका वर्ब हो गया। मेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे ये बात क्लियर हो गई है कि ये वर्ब जो है किस में दी गई है, पैसिव में दी गई। इज एम आर के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है दोस्तों, तो वो पैसिव सेंटेंस होता है एक्चुअली में। टू सेफ गार्डिंग, हमारी सुरक्षा के लिए, आवर राइट्स, हमारे अधिकार, एंड प्रोटेक्ट अस, और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये बताओ आप मुझे, यहाँ पर टू प्रोटेक्ट अस, ये प्रोटेक्ट दिया और ये सेफ गार्ड दिया, ये दो वर्ब है जो एंड से जुड़ी हुई है, पता है आपको। तो टू के साथ में जो सेफ गार्डिंग दिया हुआ है, इसी में प्रॉब्लम थी दोस्तों। ये बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है, तो आपका सही जवाब होगा टू सेफ गार्ड। एंड प्रोटेक्ट, और दूसरी वर्ब आपको दे ही रखी है। ठीक है, सेफ गार्ड भी वर्ब है, प्रोटेक्ट भी वर्ब है, तो सेफ गार्ड की जगह उसने सेफ गार्डिंग कर दिया। बस इतना ध्यान रखिएगा कि टू के साथ में वर्ब हमेशा कौन सी लीजिए, फर्स्ट लीजिए। ठीक है, हाँ, इसमें क्वेश्चन बनाने के पीछे भी एक एग्जामिनर का एक लॉजिक छुपा हुआ है। आप 100% ये नहीं कह सकते कि टू के साथ फर्स्ट ही आएगी, नो। कुछ एक कंडीशंस ऐसी भी होती हैं दोस्तों जिनमें आप टू के साथ में आईएनजी वर्ब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए एग्जामिनर इस चीज का फायदा उठाता है। जहां से दो रास्ते चढ़ते हैं, क्वेश्चन वहीं पे मिलेगा। अब आप 100% ये नहीं कह सकते कि टू के साथ फर्स्ट ही आएगी, टू के साथ में वर्ब आईएनजी भी आ सकता है। अब वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इम्यून टू, ठीक है, एडवर्स टू, एक्सर्ट, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ में आपको जिरेंड वर्ब यानी वर्ब प्लस आईएनजी लगाना होगा टू के साथ में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जब हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके साथ करेंगे, और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस या इसके जैसे और कई सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो किसी भी कीमत पर गलत नहीं होंगे, इस बात का भरोसा रखिए। ठीक है, तो ये है आपका टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव आप सब अच्छे से जानते हैं। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट, दैट्स योर आंसर। तो सेफ गार्डिंग की जगह आपको सिर्फ सेफ गार्ड लिखना होगा। ये एरर पॉइंट था आपका, और ये अभी के एग्जाम्स में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। कैसा रहा आपका आज का सेशन? लगा कुछ कि भाई कुछ सीखने को मिला? हालांकि हम जब इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेकर के एंड तक लेके चलते हैं। फिलहाल तो केवल मैंने उतना ही बताया है जितना क्वेश्चन में एरर से रिलेटेड ज़रूरी था। हालांकि जब किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलते हैं, और हम बिल्कुल हायर लेवल तक, जो एडवांस लेवल तक की चीज़ें वो आपके साथ क्लियर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस की बात अगर हम कर रहे हैं आज, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो फिलहाल ज़रूरी था उतना ही आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, और उम्मीद है ये सेशन आपका सही होगा, आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, और आगे भी आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सीखते रहेंगे। आज के सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जेईसी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद लेकर के आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।